हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 122। अब हम देखते हैं यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रगतिवादी आंदोलन के बाद प्रगतिवादी धारा, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है, प्रगतिवादी का समय 1936 से 1943 तक अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से तार सप्तक के प्रकाशन तक माना जाता है। कुछ लोगों को इससे भ्रांति हो जाती है कि प्रगतिवादी कविता अल्पजीवी थी। फिर से पढ़ता हूँ, प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से तार सप्तक के प्रकाशन तक माना जाता है। कुछ लोगों को इससे भ्रांति हो जाती है कि प्रगतिवादी कविता अल्पजीवी थी। सच यह है कि प्रयोगवाद और नई कविता के समानांतर भी प्रगतिवादी धारा जीवित रही और आज तक किसी न किसी रूप में प्राणवान है। दूसरा पॉइंट है, तार सप्तक के 7 कवियों में से कम 4-5 कवि प्रगतिवादी मूल्यों को धारण करते हैं। तार सप्तक के 7 कवियों में से कम 4-5 कवि प्रगतिवादी मूल्यों को धारण करते थे, जिसमें हैं नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध और रामविलास शर्मा। नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, रामविलास शर्मा। तीसरा पॉइंट है, नई कविता में अज्ञेय की व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी धारा के समानांतर एक दूसरी धारा भी चल रही थी, जो समाजवादी मूल्यों को आधुनिकता बोध का आधार मानती थी। जो समाजवादी मूल्यों को आधुनिकता बोध का आधार मानती थी। मुक्ति बोध इसका नेतृत्व कर रहे थे और केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कवि कम या अधिक मात्रा में इसमें शामिल थे। जैसे है मुक्ति बोध के ब्रह्म राक्षस से उदाहरण देना है। मुक्ति बोध के ब्रह्म राक्षस से उदाहरण देना है। चौथा पॉइंट है, आ कविता विद्रोह और नैराश्य की कविता है, किंतु इसमें भी धूमिल जैसे कवियों के यहाँ प्रगतिवादी मूल्य पूरी आक्रमण के साथ नजर आते हैं। जैसे उदाहरण है रोटी और सांसद को लेकर सुदामा पांडे, जो कि रोटी और संसद के वो लेकर धूमिल है। सुदामा पांडे का एक उदाहरण है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। पांचवा पॉइंट है, जनवादी कविता प्रगतिवादी कविता का ही दूसरा संस्करण है, अतः उसमें प्रगतिवाद को स्पष्टता देखा जा सकता है। दुष्यंत कुमार का एक उदाहरण है, तेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ना सही ... छठा पॉइंट है, समकालीन दौर में ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं जो प्रगतिवादी रूप धारण करती हैं। जैसे उदाहरण है, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। एक दूसरा उदाहरण है, खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत,
खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत। ये जो है ये विज्ञापन पर कविता है, निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रोत्तर हिंदी गीति काव्य, स्वतंत्रोत्तर हिंदी गीति काव्य, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है नवलेखन के दौर में यह माना गया कि यह समय गीत के अनुकूल नहीं है, किंतु नवगीत आंदोलन इस नई चुनौती के साथ विकसित हुआ। नवगीत आंदोलन के बारे में 100 शब्द लिख देना है। दूसरा पॉइंट है इस समय गीत तो कम लिखे गए क्योंकि भावुकता इतनी हावी नहीं थी, किंतु प्रयोगवाद और नई कविता में छोटी प्रगीतात्मक कविताओं का चलन था। इन कविताओं का एक हिस्सा वह भी था जो हाइकू के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है धर्मवीर भारती जैसे रचनाकारों में गीति काव्य के स्तर पर कुछ प्रयोग किए, जिनमें अंधा युग सबसे प्रसिद्ध है। अंधा युग गीति नाट्य है, अर्थात गीत के रूप में पूरा नाटक, जो महाभारत युद्ध के प्रतीक से द्वितीय विश्व युद्ध के त्रासदी को रेखांकित करता है। उदाहरण है जिसको तुम कहते हो प्रभु ... वंचक है वो। और चौथा पॉइंट है इसके समानांतर महादेवी जैसी रचनाकार भी गीतों की रचना कर रहे थे। हालांकि स्वतंत्रोत्तर के युग में इन गीतों को मुख्य धारा में नहीं रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 है समकालीन मंचीय कविता। समकालीन मंचीय कविता में पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख कवि कौन है। प्रमुख कवि में नाम है अशोक चक्रधर, कुमार विश्वास, दीक्षित दनकौरी, गोपाल दास नीरज, ओम प्रकाश आदित्य, हरि ओम पवार, प्रदीप चौबे, सुरेंद्र शर्मा, सरोजनी प्रीतम, कृष्ण बिहारी नूर, इमरान प्रतापगढ़ी, राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा और बशीर बद्र। इसके अलावा वो लोग जिनका देहांत हो गया है इसी में से वो है कृष्ण बिहारी नूर का, गोपाल दास नीरज का, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का, ओम प्रकाश आदित्य का, कुमार विश्वास का और हरिओम पवार का। ठीक, अब हम देखते हैं पहला पॉइंट है राष्ट्रवादी तेवर। राष्ट्रवादी तेवर को लेकर हरि ओम पवार का एक उदाहरण है संविधान में जोड़ दीजिए ये नियम कड़ा, संविधान में जोड़ दीजिए ये नियम कड़ा, राष्ट्रगान मानना पड़ेगा धर्म से बड़ा, राष्ट्रगान मानना पड़ेगा धर्म से बड़ा। और एक उदाहरण है जो तिरंगे के लिए लड़ा कभी रुका नहीं, जो तिरंगे के लिए लड़ा कभी रुका नहीं, उसकी मौत पर तिरंगा 2 मिनट झुका नहीं। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। ये सामान्य उदाहरण है AK वैद्या, चीफ लीडर ऑफ ब्लू स्टार। ये सामान्य उदाहरण है AK वैद्या में बोला गया, जो कि AK विद्या है चीफ लीडर ऑफ ब्लू स्टार। दूसरा पॉइंट है प्रेम से जुड़े विषयों पर सबसे प्रसिद्ध लेखनी गोपाल दास नीरज तथा कुमार विश्वास की है। नीरज का उदाहरण है आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और उस कहानी को सुनाने के लिए स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए, स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए।
अब नीरज का ही एक और गज़ल है, पहले एक और उदाहरण देख लें फिर गज़ल देखते हैं। उदाहरण है, खुशबू से आ रही है इधर जाफराल की, खुशबू से आ रही है इधर जाफराल की, खिड़की खुली हुई है। फिर से बोलता हूँ, खुशबू से आ रही है इधर जाफरान की, खुशबू से आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली हुई है फिर उनके मकान की। और नीरज का एक गज़ल है, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गए गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब हम देखते हैं कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास का यही सबसे मेन है उदाहरण, कोई दीवाना कहता है, कोई आशिक समझता है ... तीसरे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, तीसरा पॉइंट है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। इनका अभी अभी स्वर्गवासी ये हुए हैं, मतलब कुछ दिनों पहले। ये महानागरीय तनाव की कविताएं लिखते हैं और जनवादी चेतना की कविताएं लिखते हैं। इनका उदाहरण है, पहले ही लाख डर है हर एक आदमी के साथ, पहले ही लाख डर है हर एक आदमी के साथ, उस पे भी मौत जोड़ी गई जिंदगी के साथ, पहले ही लाख डर है हर एक आदमी के साथ, उस पे भी मौत जोड़ी गई जिंदगी के साथ। एक और उदाहरण है, अमन का नया सिलसिला चाहता हूँ, अमन का नया सिलसिला चाहता हूँ, जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूँ। और एक उदाहरण है, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि नाव बचा ली जाए, तब तो मुमकिन है कि नाव बचा ली जाए। चौथा पॉइंट है, हिंदी की मंचीय गज़ल परंपरा भी, हिंदी की मंचीय गज़ल परंपरा भी अपने तरीके से समय के अंधेरों से लड़ने का प्रयास कर रही है। व्यक्तित्व विभाजन से लेकर देश विभाजन की समस्याएं दिखती हैं, जिसमें कृष्ण बिहारी नूर का व्यक्तित्व विभाजन का एक उदाहरण है, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और दीक्षित दनकौरी का देश विभाजन पर एक उदाहरण है, दीक्षित दनकौरी का देश विभाजन पर एक उदाहरण है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। ठीक। पांचवा पॉइंट है, कवियत्रियाँ बहुत कम है, कवित्रियाँ बहुत कम है, यानी सरोजनी प्रीतम जैसी कवित्री ने, सरोजनी प्रीतम जैसी कवित्री ने छोटी छोटी छड़काएँ और हज़काएँ लिखी हैं। इन कविताओं में शब्दों के प्रयोग से हंसाने की कोशिश की जाती है। कवित्रियाँ बहुत कम हैं, सरोजनी प्रीतम जैसी कवित्री ने छोटी छोटी छड़काएँ और हंसिकाएँ लिखी हैं। इन कविताओं में शब्दों के प्रयोग से हंसाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण है, डाका दोनों ने डाला, डाका दोनों ने डाला, डाकू और नेता ने, डाकू को मिला कारावास, नेता को मिला कार आवास। और छठा उदाहरण है, छठा पॉइंट है, मतलब कहीं कहीं मंचीय कविता लोकप्रियता के लालच में फूहड़ हो जाती है, कहीं कहीं मंचीय कविता लोकप्रियता के लालच में फूहड़ हो जाती है और समाज को नैतिक उत्कर्ष की ओर ले जाने के बजाय छिछलेपन की ओर ले जाती है। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, समकालीन हिंदी कविता में राजनीतिक चेतना, समकालीन हिंदी कविता में राजनीतिक चेतना। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है प्रगतिवाद, जिसमें मार्क्सवादी चेतना है और नाम मात्र के लोकतंत्र का विरोध है, नाम मात्र के लोकतंत्र का विरोध है।
उदाहरण है कागज की आज़ादी मिलती डॉट डॉट डॉट। दूसरा है प्रयोगवाद, दूसरा पॉइंट में प्रयोगवाद में है राजनीतिक चेतना का अभाव। तीसरा है नई कविता, नई कविता में है अज्ञेय की धारा और एक है मुक्त बोध की धारा। अज्ञेय की धारा में है प्रायः राजनीतिक प्रश्नों से दूरी, प्रायः राजनीतिक प्रश्नों से दूरी। और मुक्त बोध की धारा में है प्रगतिवाद जैसी चेतना, प्रगतिवाद जैसी चेतना। इसमें है लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं, लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं डॉट डॉट डॉट। ये सर्वेश्वर का उदाहरण है। चौथा पॉइंट है आ कविता। इसमें है सभी राजनीतिक विचारधाराओं से मोह भंग की कविता। आ कविता जो है ये सभी राजनीतिक विचारधाराओं से मोह भंग की कविता है। कैलाश वाजपेयी का उदाहरण है डॉट 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 जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए डॉट डॉट डॉट। पांचवा पॉइंट है जनवादी कविता। इस पे मार्क्सवाद और समाजवाद का प्रभाव है। छठा है नवगीत। नवगीत में है कहीं कहीं समाजवादी प्रभाव दिखता है। और सातवां है समकालीन कविता। समकालीन कविता का मतलब है विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व इसमें विद्यमान है, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व इसमें विद्यमान है। सबसे पहले इसमें है दलित विमर्श। दलित विमर्श में है अम्बेडकरवाद के समर्थक, दलित विमर्श में है अम्बेडकरवाद के समर्थक। फिर है राष्ट्रवादी धारा और समाजवादी धारा, यानी समकालीन कविता में जो दलित विमर्श है उसके अलावा आता है राष्ट्रवादी धारा और समाजवादी धारा। अब एक क्वेश्चन है हिंदी गज़ल परंपरा, हिंदी गज़ल परंपरा। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है रीत काल के आसपास से ही फारसी काव्य शैली का असर हिंदी काव्य पर दिखता है। रीत काल के आसपास से ही फारसी काव्य शैली का असर हिंदी काव्य पर दिखता है। स्वाधीनता संग्राम के आसपास से हिंदी और हिंदुस्तानी गज़ल परंपरा परिपक्व रूप में दिखती है। दूसरा पॉइंट है हिंदी के प्रगतिवादी आंदोलन के समानांतर हिंदुस्तानी में प्रगतिवादी गज़लें देखी गईं, जिसमें साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, आदम गौड़वी, दुष्यंत कुमार आदि प्रमुख गज़लकार हैं। उदाहरण है हम अम्ल चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम अम्ल चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अम्ल चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तीसरा पॉइंट है गज़ल परंपरा का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा है, जिसमें प्रेम का भाव केंद्र है। गज़ल का शाब्दिक अर्थ है स्त्रियों की बातचीत। गज़ल परंपरा शुरू से ही इश्क विषय पर केंद्रित रही है, जिसका प्रभाव हिंदी गज़ल पर भी है, जिसका प्रभाव हिंदी गज़ल पर भी आया है। उदाहरण है शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये रोचक तथ्य है कि इन्होंने गज़लें और शेर भी लिखी। शमशेर बहादुर सिंह ने गज़लें और शेर भी लिखा है। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह का एक उदाहरण है हो गई जब ख़त्म अपनी ज़िंदगी की दास्तां, हो गई जब ख़त्म अपनी ज़िंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है कि इसको दोबारा कहें। हो गई है जब ख़त्म अपनी ज़िंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है कि इसको दोबारा कहें। शमशेर बहादुर सिंह। अगला पॉइंट है मतलब तीसरे में ही अगला पॉइंट, निराला ने भी एक शेर लिखा है जो नोट्स में है, पढ़ लेना है। निराला ने भी एक शेर लिखा है जो नोट्स में है, पढ़ लेना है। अगला पॉइंट है प्रेम। प्रेम पर दुष्यंत ने लिखा है तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और एक उदाहरण है कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता।
और एक उदाहरण है, जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। जी बहुत चाहता है कि सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। अब हम देखते हैं मुक्ति बोध। मुक्ति बोध 1942 में कविता लेखन करना शुरू किए थे। मुक्ति बोध मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी में इनके साथ साथ नागार्जुन और दिनकर का भी नाम आता है। मुक्ति बोध जो हैं ये सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन करते हैं। सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन करते हैं। ये प्रयोगशील कवि हैं। ये प्रयोगशील कवि हैं। प्रयोगशील मतलब खाँचे वाले कवि नहीं हैं। ये प्रयोगशील कवि हैं, खाँचे वाले कवि नहीं हैं। प्रयोगशील मतलब ये फंटेसी करते हैं। और मुक्तिबोध के बारे में है, दरअसल मुक्तिबोध ने एक ही कविता लिखी जो पूरी नहीं हुई है। दरअसल मुक्तिबोध ने एक ही कविता लिखी जो पूरी नहीं हुई है। सारी कविताओं की थीम एक ही है। इनकी सारी कविताओं की थीम एक ही है। क्या थीम है? मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। इनकी सारी कविताओं का विषय वस्तु एक ही है और वो विषय वस्तु का नाम है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। इसमें पहला पॉइंट है, अंधेरे में जो कविता है मैं वह, तो मैं जो है वो ईगो है यानी व्यवहारिक मन है, और जो वह है वो सुपर ईगो है यानी आदर्श मन है। और दूसरा है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो है वो ब्रह्म राक्षस है और ब्रह्म का शिष्य है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 122 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 123। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो है, ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है, जो ब्राह्मण अपना ज्ञान मरने से पहले अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंपता तो वह प्रेत योनि में जाता है, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा गया है। पर मुक्ति बोध के अनुसार ब्रह्म राक्षस क्या है? मुक्ति बोध के अनुसार जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अपने फायदे में सिमटकर निम्न वर्ग के उत्थान के लिए काम नहीं करता या नहीं करेगा, वो अपने आप में ब्रह्म राक्षस है। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी अपने फायदे में सिमटकर निम्न वर्ग के उत्थान के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने आप में ब्रह्म राक्षस है। बुद्धिजीवी के अनुसार ब्रह्म राक्षस क्या है? तो बुद्धिजीवी के अनुसार पहला आता है, पहला पॉइंट, शुद्ध आत्मचेतस यानी नीचता की हद तक घोर स्वार्थी जो है वो ब्रह्म राक्षस है। दूसरा पॉइंट आता है आसंग। आसंग का मतलब है इन्हें अपने स्वार्थी होने का एहसास होता है। इन्हें अपने स्वार्थी होने का एहसास होता है और यह उस गलानी के एहसास से बचने के लिए उन परिस्थितियों को आने ही नहीं देते जिसके कारण यह एहसास उन्हें होता है, तो वो भी ब्रह्म राक्षस है। और तीसरा है आत्मचेतस और विश्वचेतस। विश्वचेतस का मतलब है मुक्तिबोध खुद इसमें आते हैं। मुक्तिबोध कुछ खुद इसमें आते हैं, जिसका मतलब इसमें आत्मसंघर्ष बहुत अधिक होता है। जिसमें आत्मसंघर्ष बहुत अधिक होता है वो ब्रह्म राक्षस इसके अनुसार है। और चौथा है शुद्ध विश्वचेतस। शुद्ध विश्वचेतस का मतलब है स्वार्थ है ही नहीं, अपने बारे में सोचता ही नहीं। स्वार्थ है ही नहीं, अपने बारे में सोचता ही नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न में पहला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता की संवेदना लिखिए, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस कौन है तथा उसका शिष्य कौन है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए कविता की प्रतीक योजना को स्पष्ट करें, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता के अंत में कवि ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य क्यों होना चाहता है, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता के शिल्प की समीक्षा करें, विशेष रूप से प्रतीक योजना, भाषा और फैंटेसी पर विचार करें, 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है, नई कविता के दायरे में रहते हुए भी
नई कविता के दायरे में रहते हुए भी मुक्ति बोध की काव्य शैली में प्रगतिशीलता का पर्याप्त निर्वाह हुआ है? स्पष्ट करें। 2 स्टार। छठा प्रश्न है, क्या मुक्ति बोध के आत्मसंघर्ष में सामाजिक संघर्ष भी व्यक्त हुआ है? स्पष्ट करें। 2 स्टार। सातवां प्रश्न है, मुक्ति बोध के काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी फैंटेसी है। इस कथन की समीक्षा करें। 2 स्टार। आठवां प्रश्न है, मुक्ति बोध की काव्य भाषा की विशिष्टता पर विचार करें। 2 स्टार। 9वां प्रश्न है, मुक्ति बोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चाँद का मुंह टेढ़ा है क्यों रखा? इसमें निहित प्रतीकार्थ समझाइए। 2 स्टार। 10वां प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस भीतरी और बाहरी 2 कठिन पाटों के बीच पिसती हुई ट्रेजेडी की कथा है। विचार करें। 1 स्टार। ब्रह्म राक्षस भीतरी और बाहरी 2 कठिन पाटों के बीच पिसती हुई ट्रेजेडी की कथा है। विचार करें। 1 स्टार। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 123 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 124 शिल्प, मुक्तिबोध का शिल्प, मुक्तिबोध नहीं, ब्रह्म राक्षस का शिल्प। इसमें पहला है नजरिया। तो नजरिया है प्रगतिवादी। जॉर्ज लुकाच ने और लिफशित्ज ने किया। जॉर्ज लुकाच ने और लिफशित्ज ने किया, वहीं मुक्तिबोध ने किया। जो जॉर्ज लुकाच ने और लिफशित्ज ने किया वही मुक्तिबोध ने किया। दूसरा है काव्य रूप। काव्य रूप में है लंबी कविता है, यानी सबसे पहले छायावाद में प्रयोग। लंबी कविता सबसे पहले छायावाद में प्रयोग। तीसरा है भाषा। भाषा में है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहते हैं कि इसे लक्कड़ तोड़ भाषा कहा। रामविलास शर्मा ने इसे लक्कड़ तोड़ भाषा कहा है। नामवर सिंह ने इसे नई भाषा कहा है, क्योंकि इसमें विजातीय शब्दावली यानी मराठी और अंग्रेजी का प्रयोग हुआ है। और इन्होंने कहा ये काव्यात्मक भाषा यानी पोएटिकल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि काव्य भाषा पोएटिक लैंग्वेज है। और निर्मला जैन कहते हैं कि ये अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा कहा है। निर्मला जैन ने इसे अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा कहा है। चौथा पॉइंट है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना में है कि चरित्र प्रतीकात्मक हैं, यानी दो मन है मुक्तिबोध ही। दूसरा पॉइंट है बावड़ी जो है वो अचेतन मन का प्रतीक है। कोठरी जो है वो जनजीवन के कटने का प्रतीक है। दशमलव बिंदु जो है वो मानसिक बिखराव है। अखंड स्नान जो है ये अपराध बोध से पैदा होने वाली छटपटाहट है। सूर्य जो है ये प्रगतिवादी सभ्यता का प्रतीक है। चंद्रमा जो है ये पूंजीवाद का प्रतीक है। और लाल फूल जो है ये क्रांति की चेतना का प्रतीक है। तो आदि प्रतीक है। प्रतीक योजना का प्रयोग क्यों किया है? तो गहरे तथा अमूर्त बातों को समझाने के लिए, तथा जटिल, गतिशील तथा गुम्फित यथार्थ को व्यक्त करने के लिए। जटिल, गतिशील तथा गुम्फित यथार्थ को व्यक्त करने के लिए। 5वां पॉइंट है फंटेसी शिल्प। तो फंटेसी शिल्प का साहित्य में उपयोग क्यों होता है? तो अति यथार्थवादी दिखाने के लिए और भाववादी यानी आदर्शवादी, इस जगत से परे बातें करने वाले, भाववादी इस जगत से परे बातें करने वाले, इस वजह से इसका उपयोग होता है। पर मार्क्सवादी मानते हैं कि यथार्थ कथ्य के लिए शिल्प भी यथार्थ होना चाहिए। पर मार्क्सवादी मानते हैं कि यथार्थ कथ्य के लिए शिल्प भी यथार्थ होना चाहिए। पर मुक्तिबोध ने तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए गैर यथार्थवादी शिल्प या फंटेसी शिल्प का प्रयोग किया।
इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे में पहला पॉइंट है यादृच्छिकता यानी रैंडमनेस, तार्किक क्रम को मानना जरूरी नहीं। यानी यादृच्छिकता है यानी तार्किक क्रम को मानना जरूरी नहीं। यादृच्छिकता का जो है ये मिथ कथन की शैली है, मिथ कथन की शैली है, यानी कम लिखकर ही काम चल जाता है, कम लिखकर ही काम चल जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके फायदे में अंतर्दर्शन की प्रक्रिया। अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में है किसी व्यक्ति के भीतर किसी व्यक्ति के भीतरी प्रक्रिया को जानना या देखना। तीसरा पॉइंट है नाटकीयता। नाटकीयता में है सस्पेंस क्रिएट करना। छठवां पॉइंट है शिल्प में बिंब योजना, जिसे प्रिंटेड नोट से देख लेना है। अब देखते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 9 है प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालें, जिसमें इसको उत्तर में पहला पॉइंट है यथार्थवादी लेखक कविता की भाषा जटिल, नई तथा आम आदमी की पहुंच से दूर है, जबकि प्रगतिवादी मूल्यों से युक्त इस कविता का उद्देश्य जन पक्षधरता है। इसमें पहला पॉइंट है वस्तुतः कविता किसान और मजदूर को संबोधित नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद के एक जटिल सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण है, जिसे ऐसी भाषा में ही लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखना है यथार्थवादी संवेदना किंतु फैंटेसी जैसा गैर यथार्थवादी शिल्प पर विवाद प्रस्तुत करें। और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में पहला पॉइंट लिखेंगे नई कविता आत्मसंघर्ष की कविता है और इस दौर का आत्मसंघर्ष प्रायः अपनी व्यक्तिगत निजी इच्छाओं के पक्ष में किया गया आत्मसंघर्ष है। अधिकांश कवि सामाजिक दबावों से क्षुब्ध हैं, क्योंकि वे उनकी व्यक्तिगतता का क्षरण करते हैं। नवलेखन के संपूर्ण आंदोलन में ऐसे आत्मसंघर्ष देखे जा सकते हैं। अज्ञेय श्रीकांत वर्मा जैसे कवि यही सच है मेरा दुश्मन जैसी कहानियों इत्यादि, आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक आदि। दूसरा पॉइंट है किंतु मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष अलग प्रकृति का है। यह सामाजिक दबावों में निजी इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने का आत्मसंघर्ष नहीं है, बल्कि व्यवहारिक तथा आदर्श मन के बीच का संकट है। व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं, व्यवहारिक तथा आदर्श मन के बीच का संकट है, व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं। उनके विरुद्ध संघर्ष है। वे अपने आत्मचेतस मन को पूर्णतः विश्व चेतस बना लेना चाहते हैं। उदाहरण है आत्मचेतस ... विश्व चेतस बे बनाओ। अब निष्कर्ष में लिखेंगे यह आत्मसंघर्ष मूल प्रकृति में ही सामाजिक है और इस आत्मसंघर्ष का मूल कारण यही है कि जो बेहतर में हो नहीं पाता मुक्तिबोध की आत्मा वाली कविता लिख देनी है। आंसर नंबर 4 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आंसर है 4 में लिखेंगे मुक्तिबोध चेतना से प्रगतिवादी है। तार सप्तक में शामिल होने से प्रयोगवादी और अधिकांश कविताओं के कालखंड के दृष्टि से नए कवि हैं। नई कविता के दौर की लगभग सभी कविताएं, नई कविता के दौर की लगभग सभी विशेषताएं उनके कविताओं में मौजूद है, किंतु वे इसके साथ साथ अपनी प्रगतिशीलता का निर्वहन भी करते हैं। वे इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं जो अज्ञेय की व्यक्तिगतवादी आधुनिकता के विरुद्ध
समाजवादी आधुनिकता की सैद्धांत की प्रस्तुत कर रही थी। अगला है मुक्तिबोध नई कविता में कैसे शामिल। मुक्तिबोध नई कविता में कैसे शामिल। इसके उत्तर में का पॉइंट है भोगा हुआ यथार्थ, खा पॉइंट है लघु मानववाद, निराशा, हताशा, निरर्थकता बोध इत्यादि। गा पॉइंट है आत्मसंघर्ष और आत्मनिर्वासन जैसी समस्याएं। घा पॉइंट है फ्रायड के अवचेतन मन के ढांचे को शिल्प के तौर पर स्वीकारना। अंगा पॉइंट है फैंटेसी जैसे गैर यथार्थवादी या मौलिक शिल्प का प्रयोग। नई कविता में श्रीकांत वर्मा ने भी फैंटेसी शिल्प का प्रयोग। चा पॉइंट है काव्य रूप की दृष्टि से लंबी कविता, जो कि नई कविता का ही काव्य रूप है। और छा पॉइंट है प्रतीकों और बिंबों का व्यापक प्रयोग। अब देखते हैं मुक्तिबोध के काव्य में प्रगतिशीलता। तो इसके उत्तर में है संवेदना प्रगतिशील मूल्यों से बनी है। मार्क्स ने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को जो उत्तरदायित्व सौंपा था मुक्तिबोध का अपराध बोध और आत्मसंघर्ष उसी के पूरा न होने से पैदा हुआ है। इसलिए शिल्प के युक्तियों के स्तर पर नई कविता से जोड़ते हुए भी मूल्यों के स्तर पर मुक्तिबोध प्रगतिवादी ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है समाज के सबसे ज़्यादा हित में आत्मसंघर्ष। समाज के सबसे ज़्यादा हित में आत्मसंघर्ष। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है नई कविता का हर कवि आत्मसंघर्ष का कवि है, किंतु सभी के आत्मसंघर्ष का तेवर एक जैसा नहीं है। दूसरा पॉइंट है नई कविता की केंद्रीय धारा अज्ञेय के नेतृत्व वाली व्यक्तिगतवादी धारा है, जिसमें हर कवि सामाजिक दबावों में अपनी निजता को बचाने की कोशिश में लगा है। उसका आत्मसंघर्ष उसके ईगो और इड का आत्मसंघर्ष है, जिसमें एक तरफ है उसका सामाजिक जीवन और दूसरी तरफ है वह मन जो सामाजिक दबावों से उन्मुक्त होकर जीना चाहता है। उदाहरण है आषाढ़ का एक दिन, यही सच है, मेरा दुश्मन, मछलियाँ, एक और जिंदगी। तीसरा पॉइंट है मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष ईगो और इड का नहीं बल्कि ईगो और सुपर ईगो का है, जिसमें एक तरफ है वह व्यवहारिक मन जो व्यक्तिगता से युक्त है और दूसरी तरफ है वह आदर्श मन जो पूरी तरह सामाजिक उत्तरदायित्वों में लीन हो जाता है। मुक्तिबोध की भाषा में इसे आत्मचेतस और विश्वचेतस का द्वंद्व कहते हैं। आत्मचेतस ... बे बनाओ। चौथा पॉइंट है निस्संदेह मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष सर्वोत्तम है, क्योंकि वह कवि की निजी समस्या मात्र नहीं है बल्कि समाज को बेहतर तड़प और बेचैनी पर आधारित है। मुक्तिबोध की मूल तड़प यह है कि उदाहरण है जो है उससे बेहतर चाहिए ... अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है प्रासंगिकता, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है सत्ता का स्वरूप सर्वाधिक आस्वादवादी स्वरूप दुनिया भर में बढ़ रहा है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में इसी खतरे की ओर इंगित कर रहा है। दूसरा पॉइंट है बाजार, मीडिया और विज्ञापनों की मदद से जिस भयानक ताकत को अर्जित कर चुका है, बाजार, मीडिया और विज्ञापनों की मदद से जिस भयानक ताकत को अर्जित कर चुका है उसने व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताओं को कुंद कर दिया है। ऐसे में व्यक्ति को उसके दायित्व से पुनः जोड़ने के लिए व्यक्ति को
मुक्तिबोध की कविताओं का पुनर्पाठ करना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है, बुद्धिजीवी वर्ग बाजार और सत्ता के प्रभावों और दबावों से आक्रांत है। उदाहरण है, सब चुप, साहित्यकार, चिंतक, नर्तक सब चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। अब एक शब्द है टोटलिरिज्म, टोटलिटेरियन, जिसका मतलब है जीवन के प्रत्येक अंश पर राज्य का नियंत्रण। जीवन के प्रत्येक अंश पर राज्य का नियंत्रण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर को, नई कविता जिस आधुनिकता बोध पर सामान्यता आधारित है उसे व्यक्तिवादी आधुनिकता बोध कहते हैं। सात्र और कामू का अस्तित्ववाद, D.H. लॉरेंस का उपयोगितावादी सुखवाद और सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद इस व्यक्तित्ववादी आधुनिकतावाद के ही वैचारिक पक्ष हैं। यह आधुनिक बोध व्यक्ति की निजता को केंद्र में रखता है। जितने सामाजिक दबाव हट सकते हैं उन्हें हटाना चाहता है और व्यक्ति के उन्मुक्त जीवन का उत्सव मनाना चाहता है। नई कविता में अज्ञेय के नेतृत्व में यही आधुनिकता बोध मुख्य धारा के रूप में दिखाई पड़ता है। नई कविता के परिधि में रहते हुए मुक्तिबोध ने आधुनिकता बोध का नया आयाम प्रस्तुत किया, जिसके केंद्र में व्यक्ति नहीं समाज होता है। यह आधुनिकता बोध मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। यह मानता है कि स्वाधीनता समाज की होती है, व्यक्ति की नहीं, और समानता सबसे गहरा मूल्य है। मुक्तिबोध इस आधुनिकता के साथ साहित्य में उतरे। मुक्तिबोध इस आधुनिकता के साथ साहित्य में उतरे। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष, आत्मचेतस, विश्वचेतस। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष, आत्मचेतस, विश्वचेतस आधुनिकता बोध के साथ मुक्तिबोध साहित्य में उतरे। समाज की चिंताओं के साथ साथ मुक्तिबोध ने आत्मबोध का स्वर भी समाज की चिंताओं के साथ साथ मुक्तिबोध में आत्मबोध का स्वर भी है, किंतु यह आत्मबोध या आत्मसंघर्ष समाजवादी चिंतन पर टिका है, ना कि व्यक्तिवादी चिंतन पर। व्यक्तिवादी धारा में जो आत्मसंघर्ष दिखता है, व्यक्तिवादी धारा में जो आत्मसंघर्ष दिखता है उसका वैचारिक संदर्भ कीरकेगार्ड के दर्शन में देखा जा सकता है। व्यक्तिवादी धारा में जो आत्मसंघर्ष दिखता है उसका वैचारिक संदर्भ कीरकेगार्ड के दर्शन में देखा जा सकता है, किंतु मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष कीरकेगार्ड है। तो इसी के लेक्चर नंबर 124 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 125 क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटकीयता के तत्व। नाटकीयता के तत्व में मुक्त साहचर्य और आकस्मिकता, यानी मुक्त साहचर्य की आकस्मिकता के बारे में लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस कविता के कलेवर में अद्भुत नाटकीय सिद्धि है। यह क्षमता मुक्तिबोध और निराला जैसे कुछ ही कवियों में है कि वे कविता के ढांचे में नाट्य गुण पैदा कर सकें। दूसरा पॉइंट है मुख्य बिंदु, जिसमें का पॉइंट है, कविता का कथानक द्वंद्व यौन तनाव पर आधारित है। कविता का कथानक द्वंद्व यौन तनाव पर आधारित है। द्वंद्व अपनी प्रकृति में आंतरिक है, किंतु फैंटेसी के कारण इसे दृश्यों के रूप में दिखाया जा सका है। उदाहरण है,
एक चढ़ना और चढ़ना डॉट 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 और छाती पर अनेकों घाव। खा पॉइंट है, नाटक में अपेक्षित होता है कि आकस्मिकता और मुक्त साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन जैसी युक्तियों के प्रयोग से कथानक को रोमांचक बनाया जाए। फंटेसी का लाभ यह है कि इस कविता के कथानक में देश काल के तार्किक अन्वय की अपेक्षा नहीं है। कथानक की बेतरतीबी नाटकीयता को निरंतर सृजित करती है। गा पॉइंट है, सस्पेंस और रोमांच नाटकीयता को बढ़ाने वाले गुण हैं। इस कविता की शुरुआत ही सस्पेंस के माहौल से होती है, जिसमें शहर से दूर स्थित बावड़ी के घने अंधेरे पानी के भीतर ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी का चित्रण हुआ है। इसलिए इस कविता की शुरुआत करना ही नाटकीय दृश्यों को देखने के समान है। उदाहरण है, शहर के उस तरफ बावड़ी डॉट डॉट डॉट। घा पॉइंट है, कथानक का नाटकीय तनाव अंततः ट्रेजेडी के बिंदु तक पहुंचा है, जिसे खुद इस कविता में मुक्तिबोध ने कहा है। ट्रेजेडी नाटक का ही एक रूप है, जिसमें नायक अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद एक त्रासद अंत तक पहुंचता है। उदाहरण है, पिस गया वह डॉट डॉट डॉट, ट्रेजेडी है नीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में है भयानक रस, भयानक अंगीरस। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तिलस्मी वस्तु नहीं है। आवेग कल्पना संवेदना का संगम है। अब इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस जटिल प्रतीकों में लिखी गई कविता है। खुद मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो वह पागल प्रतीकों में कही जाती हुई ट्रेजेडी है। वह पागल प्रतीकों में कही जाती हुई ट्रेजेडी है। प्रतीकों की जटिलता का परिणाम यह हुआ है कि समीक्षकों ने बिल्कुल भिन्न भिन्न नज़रिए से उसका निर्वचन किया है। प्रस्तुत प्रश्न में कुछ ऐसे ही निष्कर्ष विवेच्य हैं। दूसरा पॉइंट है भयानक अंगीरस। इसके उत्तर में का पॉइंट है, रस योजना की दृष्टि से ब्रह्म राक्षस का मूल्यांकन करना कुछ अटपटा सा है, किंतु रचनाकार की रुचि रस योजना से सुसंगत कविता लिखने की नहीं थी। खा पॉइंट है, फिर भी यदि अंगीरस तय करना ही हो तो भयानक रस को अंगीरस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंगीरस निर्धारण की 3 में से 2 कसौटियों परिणति तथा नायक का स्वभाव पर वह सही सिद्ध नहीं होता। बहुव्याप्ति की दृष्टि से भयानक रस का महत्व तो है, किंतु सच कहें तो वहाँ भी भय से ज़्यादा सस्पेंस, जिज्ञासा और रोमांच का माहौल है। परिणति को देखते हुए इस कविता का अंगीरस शांत माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है तिलस्मी वस्तु। इसमें का पॉइंट है, वस्तु का व्यापक अर्थ होता है संवेदना या प्रतिपाद्य यानी कंटेंट। सीमित संदर्भों में कविता के वर्ण विषय को भी वस्तु कहा जाता है। सीमित संदर्भों में कविता के वर्ण विषय को भी वस्तु कहा जाता है। खा पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस और मुक्तिबोध के अन्य कविताओं में जो कथा वस्तु और वातावरण है उसमें निश्चय ही सस्पेंस, रोमांच और तिलस्म है।
यदि सिर्फ इतने अर्थ में कहा जाए तो आपत्ति नहीं हो सकती। गा पॉइंट है, किंतु तिलस्म का यह वातावरण कवि का प्रतिपाद्य नहीं है। यह अपने यथार्थवादी कथ्य को प्रस्तुत करने की एक शैल्पिक युक्ति मात्र है, जिसे सामान्यतः फैंटेसी कहा गया है। वास्तविक वस्तु है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। चौथा पॉइंट है, आवेग, कल्पना, संवेदना का संगम। इसमें का पॉइंट है, यह सही है कि ब्रह्म राक्षस में कुछ स्थानों पर आवेग है, जैसे क्रुद्ध मंत्रोच्चार। कुछ स्थानों पर कल्पना है, जैसे ब्रह्म राक्षस के अवचेतन मन को देखने के लिए सीढ़ियों की कल्पना। जैसे कहीं कहीं संवेदना भी है, जैसे ब्रह्म राक्षस के शिष्य का यह दुख कि इतना श्रेष्ठ होने के बावजूद ब्रह्म राक्षस का ट्रेजिक अंत क्यों हुआ। और खा पॉइंट है, किंतु ब्रह्म राक्षस में उतना ही नहीं है। मुक्ति बोध ने हमेशा ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात की है। ब्रह्म राक्षस की समस्या यह थी कि उसमें ज्ञान संवेदना रहित था और सजल और शिष्य यही समझाना चाहता है कि ज्ञान को संवेदना से युक्त होना चाहिए। अब देखते हैं यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है। उत्तर में पहला पॉइंट है, मुक्तिबोध प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं और उनके जीवन के साध्य यही है कि समतामूलक समाज की स्थापना हो। अपनी प्रसिद्ध कविता मैं तुम लोगों से दूर हूँ में मुक्तिबोध ने कहा भी है कि जो है तुमसे बेहतर चाहिए ... मैं मेहता को नहीं पाता। दूसरा पॉइंट है, जन पक्षधरता की स्पष्ट घोषणा करने वाले मुक्तिबोध ने अपने विभिन्न रचनाओं में इससे जुड़े सैद्धांतिक पक्षों पर विचार किया है। का पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस कविता में प्रश्न यह है कि जन पक्षधर होने के लिए क्या व्यक्ति का शुद्ध विश्वचेतस हो जाना और अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह त्याग देना जरूरी है। ब्रह्म राक्षस के शिष्य के माध्यम से मुक्तिबोध ने जो समाधान प्रस्तुत किया है वह यह है कि जन पक्षधर होने के लिए यांत्रिक होना जरूरी नहीं है। अपने व्यक्तित्व का सहज सम्मान करते हुए भी व्यक्ति जन पक्षधर हो सकता है। शिष्य कहता है, मेरा होता उन दिनों मिलन यदि ... उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। खा पॉइंट है, अंधेरे में कविता में मूल समस्या यह है कि एक जन पक्षधर कवि जो शोषितों के पक्ष में अपनी तमाम ऊर्जा झोंक देना चाहता है, अपने भय और लालच से कैसे संघर्ष करे। मैं और वह के लंबे संघर्ष के बाद अंततः मुक्तिबोध का आदर्शवादी मन वह जीत जाता है जो उन्हें निजी स्वार्थों से मुक्त होकर शोषितों के पक्ष में उतरने का यानी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के उत्तरदायित्व निभाने का आह्वान करता है। उदाहरण है, अभी अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब।
गा पॉइंट है, ध्यातव्य है कि मुक्ति बोध की जन पक्षधरता प्रगतिवाद के कई अन्य कवियों जैसे नागार्जुन, दिनकर आदि से भिन्न धरातल पर सक्रिय हुई है। नागार्जुन और दिनकर का प्रगतिवादी काव्य शोषितों को ठीक से समझ में आता है, उनमें जोश भी भरता है, किंतु वह जनपक्षधरता से जुड़े सैद्धांतिक प्रश्नों पर गंभीर चर्चा नहीं छेड़ता। मुक्तिबोध का काव्य शोषित व्यक्तियों के लिए सहजता बोधगम्य नहीं है, फिर भी अपनी प्रकृति में वह जनपक्षधर है, क्योंकि वह बुद्धिजीवियों के मन में जनपक्षधरता को लेकर उठने वाले प्रश्नों का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कठिन समय कठिन कवि में तुलना है। कठिन समय में पहला पॉइंट है, लोकतंत्र का भीड़ तंत्र में तब्दील होना। दूसरा पॉइंट है, आज़ादी के सपनों का बिखरते जाना, किसान, मजदूर और दलितों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन न होना। तीसरा पॉइंट है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की शुरुआत होना, जो स्वाधीनता आंदोलन के सपनों को निरर्थक सिद्ध कर रहा था। चौथा पॉइंट है, नगरों और महानगरों में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का व्यक्तिवादी और स्वार्थी हो जाना, शोषितों के प्रति अपना मुंह मोड़ लेना। कठिन कवि में पहला पॉइंट है, उन्होंने एक गंभीर सैद्धांतिक प्रश्न को उठाया है कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी को अपने व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच क्या अनुपात रखना चाहिए। आमतौर पर बाकी कवियों ने इतने गहरे प्रश्न नहीं उठाए, इसलिए मुक्तिबोध कठिन लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुक्तिबोध ने प्रतीकों का सहारा लिया जो सरल तार्किक प्रतीक न होकर जटिल तथा अप्रचलित से हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस एक मिथक होकर भी है जो बहुत प्रचलित नहीं था। तीसरा पॉइंट है, फैंटेसी शिल्प के कारण कथानक निश्चित तार्किक क्रम में आगे नहीं बढ़ता। सस्पेंस और मुक्त साहचर्य के कारण कहीं कहीं अर्थबोधन में द्रुपता पैदा होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है, प्रयोगवादी होकर भी प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। इसी थीम पर लिखें इसका उत्तर। अब एक क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस में आत्मचेतना और विश्व चेतना ज्ञान और संवेदना के योगफल द्वारा मुक्ति के मार्ग की तलाश की गई है, विचार करें। तो अब इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस कविता में समस्या यह है कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी 100% विश्वचेतस हो जाना चाहता है, किंतु इस गणितीय किस्म के नैतिक आदर्श तक न पहुंच पाने के कारण नैतिक आदर्श का शिकार होता है। कविता के अंत में ब्रह्म राक्षस का शिष्य मुक्ति के मार्ग की संभावना प्रस्तुत करता है और कहता है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल ... दूसरा पॉइंट है, मुक्ति का यह मार्ग 2 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें का पॉइंट है,
पहला बिंदु है आत्मचेतना और विश्व चेतना का सामंजस्य। ब्रह्म राक्षस की भूल थी कि वह आत्मचेतस पक्ष को शून्य करके अपनी आंतरिकता और व्यक्तित्व का निषेध करके शुद्धता विश्वचेतस हो जाना चाहता था। शिष्य स्पष्ट करता है कि आत्मचेतना और विश्व चेतना के समन्वय में ही मुक्ति है। अपने व्यक्तित्व का निषेध नहीं करना है, बस उसे शोषितों के पक्ष में मोड़ना है। वह कहता भी है, मेरा उसी से होता अगर उन दिनों मिलन ... का महत्व। खा पॉइंट है, मुक्ति का दूसरा बिना संवेदना और ज्ञान के सामंजस्य में छिपा है। ब्रह्म राक्षस में प्रकांड ज्ञान था, किंतु शुष्क बौद्धिक ज्ञान में सक्रिय होने की शक्ति नहीं होती। सक्रियता या क्रियाशीलता संवेदना और करुणा से होती है। ब्रह्म राक्षस के पास ज्ञान किंतु संवेदना नहीं, इसलिए वह आक्रमणीय होकर कोठरी में अपना गणित करता रहा और मर गया। दूसरी ओर बहुत से व्यक्तियों के पास संवेदना है, भावुकता है, किंतु वह ज्ञान नहीं जो शोषितों की स्थिति और उसके कारणों को समझ सके, समाधान का रास्ता खोज सके। मुक्ति बोध ने अक्सर संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का जिक्र किया है, और यही समाधान इस कविता के अंत में सजल उर शिष्य की धारणा में दिखता है, जहां ज्ञान संवेदनशीलता से युक्त है। अब यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर में है पहला पॉइंट, मुक्ति बोध के संपूर्ण साहित्य में एक ही बुनियादी प्रश्न है, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के रूप में उन्होंने प्रायः खुद को ही रखा है और विभिन्न कविताओं में इसके भिन्न भिन्न पहलुओं को रेखांकित किया है। अंधेरे में का केंद्रीय पहलू यह है कि बुद्धिजीवी अपने भय और स्वार्थ से कैसे मुक्त हो, जबकि ब्रह्म राक्षस का मूल प्रश्न यह है कि क्या अपनी निजी इच्छाओं और स्वार्थों से 100% मुक्ति संभव है। दूसरा पॉइंट है, ब्रह्म राक्षस में विद्यमान आत्मसंघर्ष विभिन्न स्तरों पर सक्रिय दिखता है, जिसमें का पॉइंट है, सबसे पहले यह व्यक्ति और समाज के मध्य है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिकता के साथ जिए या समाज हित में खुद को झोंक दे, यह मूल प्रश्न है। ब्रह्म राक्षस सैद्धांतिक प्रश्नों में उलझा रहा और समाज से नहीं जुड़ा। वह कोठरी में किस ... और मर गया। खा पॉइंट है, आत्म और विश्व का द्वंद्व। यह सैद्धांतिक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति सिर्फ आत्मचेतस या विश्वचेतस हो सकता है, या आदर्शतम अवस्था में भी इन दोनों की युगपत उपस्थिति बनी रहती है। इसे अपने आप लिखना है। गा पॉइंट है, द्वंद्व का तीसरा पहलू भीतर और बाहर का है। इसी पहलू के संदर्भ में मुक्ति बोध ने कहा है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो पाटों के बीच, कैसी ट्रेजेडी है नीच। यहाँ बाहर से तात्पर्य है वे सभी सैद्धांतिक घोषणाएं जो ब्रह्म राक्षस को पूर्णतः
विश्व चेतस होने का सुझाव देती हैं और दावा करती हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके विपरीत भीतरी पक्ष वह है जो इस दिशा में अथक प्रयत्न करने के बावजूद इस पीड़ा में व्याकुल है कि वह स्वार्थ की मैल को क्यों पूरी तरह छुड़ा नहीं पा रहा। सैद्धांतिक आदर्श और उसकी अनुपलब्धि की यह लड़ाई ही ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में पहला पॉइंट है, मुक्तिबोध 1942 में कविता के क्षेत्र में उतरे, जिसके अगले ही वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। उनकी काव्य प्रतिमा को भांपते हुए अज्ञेय ने उन्हें तार सप्तक में शामिल किया। चूंकि तार सप्तक ही प्रयोगवाद का प्रस्थान बिंदु है, इसीलिए मुक्तिबोध भी प्रयोगवादी कवियों की सूची में शामिल है। किंतु जिस प्रकार रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन भी तार सप्तक में शामिल होने के बावजूद प्रगतिवादी मूल्यों को धारण करते हैं, वैसे ही मुक्तिबोध भी प्रयोगवाद में विशिष्ट स्वर रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि प्रयोगवाद का अर्थ उस पारंपरिक अर्थ में लें जिसमें कवि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होता है, यौन चेतना तथा क्षणिक सुखों के आकर्षण में बंधकर छोटी प्रगीतात्मक कविताएं लिखता है, राजनीतिक प्रश्नों से दूर रहता है और व्यक्ति की मुक्ति में ही कविता की चरम सार्थकता देखता है, तो मुक्तिबोध इस काव्यधारा में एक विचलन नजर आते हैं। तीसरा पॉइंट है, किंतु यदि प्रयोगवाद का अर्थ राहों का अन्वेषण है, अपने निजी सत्यों की तलाश करना है, तो मुक्तिबोध संवेदना और शिल्प दोनों धरातलों पर किसी भी प्रयोगवादी कवि से ज़्यादा समृद्ध दिखाई पड़ते हैं। का पॉइंट है, उन्होंने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया जिसे प्रगतिवादी खारिज करते हैं। प्रयोगवाद शिल्पगत प्रयोगों को सम्मान की निगाह से देखता है। खा पॉइंट है, वे फ्रायड के चेतन अवचेतन ढांचे का प्रयोग करते हैं, किंतु उसे विचारधारा न बनाकर शैल्पिक युक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। गा पॉइंट है, वे प्रगतिवादी होकर भी प्रगतिवादी सैद्धांतिक घोषणाएं के विरुद्ध खड़े होते हैं, व्यक्तित्व के सम्मान की बात करते हैं और इस प्रकार जॉर्ज लुकाच और लिफ्टशिट्ज की तरह अपनी विचारधारा में नए प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है उसके उत्तर को। तो उसके उत्तर में है, 1960 के दशक में जब मुक्तिबोध अपनी आखिरी कविताएं लिख रहे थे, ठीक उसी समय रोला बार्थ रचनाकार के अंत यानी द एंड ऑफ ऑथर की घोषणा कर रहे थे। विचार यह था कि रचनाकार की समाप्ति नहीं है, बल्कि हर पाठक अपने नज़रिए से उसका पुनर्पाठ करने को स्वतंत्र है। समीक्षा की यह उत्तराधुनिक धारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुनर्पाठ की परंपरा भी समृद्ध हुई। हिंदी में मुक्तिबोध उन चुनिंदा कवियों में है जिनका पुनर्पाठ विश्व के विभिन्न मंचों पर हुआ है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के बाद जिस विचारधारा ने विश्व में अपना परचम लहराया है,
वह नव उदारवाद की है, जिसके समर्थकों में मिल्टन फ्राइडमैन और आइजिया बर्लिन प्रमुख हैं। यह विचारधारा वैश्विक पूंजीवाद का समर्थन करती है। मुक्तिबोध जिस दौर में बुद्धिजीवियों की आक्रमणीयता से परेशान थे, वह दौर आज अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि वैश्विक बाजार द्वारा रचित उपभोक्ता वर्ग में मध्य वर्ग अपनी इच्छाओं के अनंत जाल में उलझकर घोर आत्मकेंद्रित हो गया है। आज का मध्यवर्गीय व्यक्ति मुक्तिबोध के काव्य को मानसिक विचलन, अनावश्यक चिंताओं या सिजोफ्रेनिया का काव्य कहकर खारिज कर सकता है, किंतु सही बात यही है कि शोषितों से तटस्थ हो चुके मध्य वर्ग को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए मुक्तिबोध का नया पाठ बेहद जरूरी है। 20वीं सदी के नव मार्क्सवादी मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम के नज़रिए से देखें तो भी मुक्तिबोध के पुनर्पाठ की ज़रूरत समझ आती है। जिस समय अमेरिका में मध्य वर्ग समृद्ध होने लगा, उसी दौर में अवसाद और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी। एरिक फ्रॉम की पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग के मुताबिक उन अवसादों की मूल वजह वह स्वार्थ या अकेलापन है जिसमें व्यक्ति अपने सुखों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। ऐसा आत्मकेंद्रित समृद्ध व्यक्ति कोठरी में अपना गणित करता रहता है और समाज से असंग होने के कारण ब्रह्म राक्षस जैसी अवसादग्रस्त नियति को प्राप्त होता है। पुनर्पाठ यह है कि बुद्धिजीवी को समाज के हित में समाज से जोड़ने की जितनी ज़रूरत है, उससे अधिक ज़रूरत अपनी मानसिक स्थिरता को कायम रखने की है। प्रासंगिकता के अन्य बिंदु अपने शब्दों में लिखें। अगले पॉइंट में, यही कारण है कि वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद की मजबूत उपस्थिति के बावजूद आज भी हिंदी साहित्य में कवियों के एक धारा मौजूद है जो मुक्तिबोध के बताए दायित्वों का निर्वहन कर रही है और उन प्रश्नों को अनुपस्थित नहीं होने दे रही है। अरुण कमल, सुल्तान अहमद, प्रयाग शुक्ल बोधिसत्व जैसे कवि इस नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा 1959 से 51 के आसपास लिखी गई। उसी समय आंगन के पार द्वार लिखा गया। शेखर एक जीवनी जो है ये एक नास्तिक पे आधारित है। 1941 या 1943 में लिखा गया। ओकाकुरा की बुक का नाम है द बुक ऑफ टी, और जिसमें है रेमिंग ऑफ द हार्प। ओकाकुरा की बुक है द बुक ऑफ टी और एक बुक का नाम है रेमिंग ऑफ द हार्प। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 125 यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ शुरुआत होता है लेक्चर नंबर 126। लेक्चर नंबर 126 में असाध्य वीणा की व्याख्या का अर्थ क्लास में बताया गया है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 126 भी यहीं पे समाप्त होता है।